हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलने जा रहे हैं। और इसके पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जैसे जैसे जो भी टॉपिक आप रीडिंग करते जा रहे हैं और वीडियो से लर्निंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको राइटिंग वर्क भी करना चाहिए। अच्छा, तो ये रहेगा कि आप डेली रीडिंग करें, डेली वीडियो और ऑडियो की लिसनिंग करें, और उसके बाद जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, समझ लिया है, उसकी राइटिंग भी उसी दिन हो जानी चाहिए। इससे प्रॉपरली आपका वर्क भी चलेगा और साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर और जो थिंकिंग स्किल है, टॉपिक्स में आपकी जो पकड़ है, वो स्ट्रांग होती जाएगी। तो मैं आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ कि आपको इस चैप्टर 3 में अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन, इस चैप्टर में जो नोट्स फॉर्म करने हैं, उसके लिए आप पेज नंबर 41 से स्टार्ट करिए। अपने बुक में देखिए पेज नंबर 41। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 पैराग्राफ हैं। ये स्टार्टिंग वाला देखिए, अ फंक्शनलिस्ट व्यू अंडरस्टैंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये पूरा पैराग्राफ लिखना है और इसकी जो हेडलाइन होगी, जो इसका टाइटल होगा, वो होगा सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशन हेडिंग डाल करके उसके अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे और फिर सेकेंड पैराग्राफ भी पूरा लिखना है, जिसमें लिखा हुआ है अ कॉन्फ्लिक्ट व्यू होल्ड्स दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट प्लेस्ड इक्वली इन सोसाइटी। ये पैराग्राफ भी पूरा आपको इसी टॉपिक में लिखना है। टॉपिक का नाम है सोशल इंस्टीट्यूशन। इसके बाद राइट हैंड साइड में आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। तो इसमें कितना लिखना है आपको? फर्स्ट पैरा में थोड़ा जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको सिलेक्ट कर लीजिए, स्टार्टिंग वाली, और इसके बाद सेकंड पैरा में काफ़ी अच्छा दिया है, वो आपको लिखना है। तो इसमें सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको। फैमिली, मैरिज और किनशिप का जो टॉपिक है, इसमें आपको सभी पैराग्राफ से लाइंस को सेलेक्ट करना होगा। और बेहतर होगा कि आप पैराग्राफ में लिखने की बजाय इस टॉपिक के जो पॉइंट्स हैं उनको सेपरेटली अलग अलग लिखिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप स्टार्टिंग से ही लिख सकते हैं, पहला ही लाइन देखिए, लिख रहा है, परहैप्स नो अदर सोशल एंटिटी अपीयर्स मोर नेचुरल देन द फैमिली ऑफ एन वी आर प्रोन टू एज्यूम दैट ऑल फैमिलीज आर लाइक द वंस वी लिव इन। नेक्स्ट पॉइंट फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं, नो अदर सोशल इंस्टीट्यूशन अपीयर्स मोर यूनिवर्सल एंड अनचेंजिंग। सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी हैव ओवर मैनी डिकेड्स। ये मत करिए, छोड़ दीजिए ये लाइनें। और यहाँ से कुछ मत लिखिए आप। फिर आप लास्ट में जाएंगे सेकेंड पैराग्राफ में, इससे लिखिए, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिस्ट द फैमिली परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट टास्क विच कंट्रीब्यूट टू सोसाइटीज़ बेसिक नीड्स एंड हेल्प्स परपिट्यूट सोशल ऑर्डर। ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। फिर और भी इसी में है, फंक्शनलिस्ट में, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको हर टॉपिक में जाना है। और अगर आपको लग रहा है कि उसमें पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं आप मैटर को, तो पैराग्राफ में लिखिए। अदरवाइज़ फिर कुछ सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट लाइंस को आप पॉइंट वाइज नोट डाउन करते जाइए। एक टॉपिक में अगर आप 8-10 पॉइंट भी लिखते हैं तो वो सफिशियंट होगा। वो आंसर आप कितने भी मार्क्स के क्वेश्चन में लिख सकते हैं। वो चाहे तो 2 मार्क्स का होगा तो वेरी शॉर्ट में आता है। इसके बाद में 4 मार्क्स का भी हो सकता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, तो उसमें ये आंसर इजीली लिख सकते हैं। So now we are taking the today's topic, and that is family, marriage and kinship. It is very common and understood for each and every person who is living in the society, either in India or any part of the world. He belongs to any family, and family is not unknown word for anybody. This is very common because everybody is spending about to 4 hour to the 10 hours time within his family or her family. हर कोई अपना पूरे जो 24 आवर्स का डे होता है, उसमें से 4 घंटे से लेकर 10 घंटे तक का टाइम पीरियड लोग अपनी फैमिली के साथ ही बिताते हैं, वो चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो। तो ऐसे में फैमिली से अननोन कोई है जो फैमिली के बारे में नहीं जानता है, तो ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात होगी।
तो सीधा सा मतलब ये है कि फैमिली एक ऐसा टर्म है जिससे हर कोई परिचित है, हर कोई अपने परिवार से जुड़ा हुआ है बहुत ही डीपली, और उसके सारे फंक्शंस को जानता है। कभी कभी स्टूडेंट्स के माइंड में या हम लोगों के माइंड में, चाहे वो कोई भी हो, फैमिली और फैमिली की जो रिलेशंस हैं या मैरिज सिस्टम है, इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। और ख़ास करके तब आते हैं जब वर्ल्ड वाइड हम लोग नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं कि इस जाति में परिवारों में ऐसा होता है, दूसरी जाति में कुछ दूसरे फंक्शंस और एक्टिविटीज़ हैं। मैरिजेस को लेकर भी अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग सिस्टम है। आप चाहे हिंदू मैरिज का जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको देखिए, फिर मुस्लिम्स के साथ में उनको कंपेयर कीजिए या क्रिश्चियन के साथ कंपेयर कीजिए, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है, बस इतना समझना है कि फैमिलीज़ का जो स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो भी नॉर्म्स, रूल्स, स्टेटस और रोल्स हैं, ये वेरिएबल हैं। फैमिली बहुत कॉमन है और इम्पॉर्टेंट है, और ये सोसाइटी का एक मेन फीचर है। ये तो अंडरस्टूड है और ये क्लियर है। लेकिन फैमिलीज़ का स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो रिलेशंस हैं और लोगों का जो रोल प्ले का सिस्टम है, ये वेरिएट होता है कास्ट बाय कास्ट, रीजन बाय रीजन, एंड कंट्री बाय कंट्री, एंड यू कैन से इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। धरती के जितने भी महाद्वीप हैं और जितने भी देश हैं, सभी जगह पर फैमिलीज़ के स्ट्रक्चर्स में और उसके अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं, फैमिलीज़ का ऑर्डर है, स्टेटस है, उसमें वेरिएशन आपको पूरे वर्ल्ड में मिलेगा। सभी जगह पर एक जैसा सिस्टम कहीं नहीं होगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैच भी करेंगी जो सिमिलरिटीज़ हैं फैमिलीज़ में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो डिसिमिलरिटीज़ में आएंगी, वो मैच नहीं करेंगी। बट इट इज़ क्लियर दैट फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, प्रारंभिक इकाई है। इसीलिए इससे कोई भी समाज बचा हुआ नहीं है, और ये समाज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन। और इसको सबसे पहले समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप दूसरे जो लार्जर और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आप रिलीजन की जब बात करेंगे, कास्ट की बात करेंगे या और इंस्टीट्यूशंस लेंगे, तो उनको समझने से पहले आपको एक जो स्मॉलर इंस्टीट्यूशन है और जो बेसिक है किसी भी सोसाइटी के लिए, फैमिली, उसको समझना जानना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आपने समझ लिया तो उसके आगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फैमिलीज़ का आप जनरलाइजेशन कीजिए अपने ही आसपास की, आप जिस फैमिली में रहते हैं उसको देखिए और समझिए। सबसे पहले मैंने आपको भी कल भी बताया था, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उस एक पर्टिकुलर प्लेस होता है। एवरी फैमिली हैज़ अ पर्टिकुलर प्लेस on the earth or any part or region of the any country, and that is called the house or home. फैमिली के लिए सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उनके पास एक छत होती है, उनके पास एक घर होता है। अब उस घर में, उस छत के नीचे जितने भी लोग रहते हैं, उसमें सरवाइव करते हैं, उनके आपस में जो भी रिलेशंस हैं, तो वो सभी मेंबर्स उस फैमिली के मेंबर कहलाते हैं। ऑल द पीपल मीन्स द मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पीपल हु आर लिविंग विद इन ए हाउस, and these are related to the blood relations with each other or marital relations with each other, then these are called the members of the family, that family. तो एक ही छत के नीचे रहने वाले ऐसे लोग जिनके या तो वैवाहिक संबंध हैं आपस में या फिर रक्त संबंध हैं, तो वो सभी उस परिवार के सदस्य कहलाते हैं। ये तो हो गया मेंबर्स। इसके बाद में आता है मैरिज एंड किनशिप। तो फैमिलीज़ के लोगों में आपको पता है कि उसमें से अगर वो कोई बड़ी फैमिली है जिसको जॉइंट फैमिली कहते हैं, तो उसमें मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग कई सारे जोड़े एक साथ रहते होंगे। हस्बैंड वाइफ के कई पेयर हो सकते हैं उसमें। और अगर वो न्यूक्लियर फैमिली है, सिंगल फैमिली है, तो उसमें हस्बैंड वाइफ और उनके एक आध बच्चे, एक या दो बच्चे जो भी होंगे। तो हम सबसे पहले न्यूक्लियर फैमिली से समझने की कोशिश करेंगे
एक स्मॉल फैमिली लीजिए, न्यूक्लियर फैमिली, अपने आसपास कहीं भी देखिए कि हस्बैंड वाइफ है और उनके 1 या 2 बच्चे हैं, वो साथ में रहते हैं। तो ये एक फैमिली हो गई। अब इसमें से ये चारों, मान लिया हस्बैंड वाइफ उनके 2 बच्चे, ये फैमिली के मेंबर्स हो गए। इसके बाद में आएगा किनशिप और रिलेशंस, इनके बीच में क्या संबंध है। तो देखिए हस्बैंड वाइफ जो हैं वो मैरिटल रिलेशन से बने हुए हैं, वो ब्लड रिलेशन नहीं है। जो वाइफ है वो किसी और परिवार से आती है, जो हस्बैंड है वो किसी दूसरे परिवार से पहले था, मैरिज के पहले। लेकिन मैरिज के बाद में इन्होंने अपने आप को एक दूसरे से बांध लिया है और ये मैरिटल रिलेशन में हस्बैंड वाइफ के फॉर्म में उस फैमिली के मेंबर बन चुके हैं। अब इनके जो बच्चे होंगे, जो वो 2 बच्चे हैं, वो इनके सन और डॉटर के फॉर्म में, पुत्र और पुत्री के फॉर्म में इनसे रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। और उन बच्चों का दोनों के साथ में, मदर के साथ भी और फादर के साथ में भी ब्लड रिलेशन है, वो इनसे ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए हैं। और वो किस तरीके से इनका जो रोल है वो भी आप देखते हैं। हस्बैंड वाइफ का दोनों का जो रोल है, अगर मान लीजिए जो उसमें मेल पर्सन है हस्बैंड, वो वर्क करता है, जॉब करता है या कोई भी अर्निंग का सोर्स जो उसके पास है, उससे वो फैमिली के लिए खर्चे और अर्निंग की जो भी नीड्स हैं उनको पूरा करता है। इसके बाद जो आउटसाइड वर्क हैं, टास्क हैं, उनको भी कंप्लीट करता है। हॉस्पिटल जाना है, स्कूल जाना है बच्चों को लेकर के, या कोई दूसरा काम है जो भारी काम है, उसको भी वो बाहर के कामों को निपटाता है, करता है। ये उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इसको लोगों ने, समाज ने धीरे धीरे डिसाइड किया है कि भाई मैन जो होता है पावरफुल होता है फिजिकली, उसके बाद में थोड़ा सा फेयरलेस भी होता है, बाहरी काम वो ईज़िली कर सकता है, उसके पास उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और प्रॉब्लम नहीं आएंगी जितनी एक फीमेल के लिए होंगी। अब फीमेल के लिए जो ईजियर वर्क थे, घर के काम काज, खाना बनाना, बर्तन धोना, साफ़ सफाई करना घर की, बच्चों की देखभाल करना स्पेशली, और बच्चों के साथ में जो इमोशनल लव है, क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, अपने आप वो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो पूरी तरीके से वो मदर के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने फैमिली के जो मेंबर्स हैं, खास करके जो चिल्ड्रन हैं, उनको इमोशनल लव प्रोवाइड करना और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, जिससे कि वो बच्चे डरे नहीं और सपोर्ट लेकर के आगे बढ़े। तो ये मदर का रोल है। इसके बाद में आप चिल्ड्रन का रोल देखिए। चिल्ड्रन का रोल है कि अगर वो बहुत छोटे हैं तो खाना पीना और खेलना कूदना। जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़े होते जाते हैं तो उनके ऊपर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है लर्निंग की। लर्निंग का मतलब चाहे वो रीडिंग और राइटिंग की लर्निंग हो या कोई भी दूसरा काम करने की जो लर्निंग है, हर चीज़ में उसको फिर लाइफ में एक्सपर्ट बनना है, सीखना है। तो धीरे धीरे वो सीखने की चीज़ों में आगे बढ़ता है और हर तरह की जो स्किल्स हैं उसमें से ज़्यादा जिनमें वो एक्सपर्ट हो सकता है, वो आगे चल करके उसकी लाइफ के लिए सपोर्ट करती हैं। तो ये फैमिली का, एक न्यूक्लियर फैमिली का आपने देखा किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है जो फॉर्म होता है। और जॉइंट फैमिलीज़ में ये थोड़ा सा मेंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं। अभी जो हस्बैंड वाइफ थे और 2 बच्चे थे, उसके अलावा हस्बैंड का जो फादर है, मतलब उसका जो पहले का उससे ओल्डर मेल पर्सन है, जिसका कि वो बेटा है, वो लड़का, वो भी उसी फैमिली में रह रहा होगा। साथ ही साथ उस मेल पर्सन की जो माँ होगी, बच्चों की दादी, वो भी उसी फैमिली में रह रही होगी। तो ये थोड़े से, इसको जॉइंट तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक ही सीरीज़ चल रही है, वो एक ही पीढ़ी चल रही है। तो अगर कोई 2 जनरेशन साथ में रहती हैं, मान लीजिए कि 2 भाई हैं, दोनों की मैरिजेस हो गई हैं और उनके 2-2 बच्चे हैं और फिर भी वो एक साथ ही रह रहे हैं, तो ये जो फैमिली होगी इसको बोलेंगे जॉइंट फैमिली। जहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है कि 2 या 2 से ज़्यादा मैरिटल स्टेटस वाले जो लोग हैं, वो एक ही छत के नीचे, एक ही हाउस में सर्वाइव करते हैं, तो उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली। तो इस पर अभी फैमिली के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।